आरक्षण रिजर्वेशन। एक ऐसा शब्द जो भारत में हर बहस, हर खबर, हर बातचीत का हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसके क्या और क्यों में ही उलझे रहते हैं। आज हम एक अलग सफ़र पर चलेंगे। हम देखेंगे कि इस पूरी व्यवस्था की नींव कहाँ है, इसके कह सकते हैं ब्लूप्रिंट कहाँ छिपी है। आज की हमारी पड़ताल सीधे भारत के संविधान के पन्नों से है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस पूरी इमारत की बुनियाद दिखाते हैं। हम एक इंसान की जिंदगी के रास्ते पर चलेंगे, उसके स्कूल में पहले कदम से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक पहुंचने तक, और देखेंगे कि हमारा संविधान कहां, कैसे और क्यों मौके बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस कानूनी भाषा की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण का ये पूरा ढांचा असल में है क्या। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि आज हम आरक्षण सही है या गलत इस पर बहस करने नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उस आर्किटेक्चर को समझना है जिसे संविधान निर्माताओं ने बनाया था। ये एक तरह से उस मशीन के पुर्जे खोलकर देखने जैसा है, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा पुर्जा क्या काम करता है और क्यों लगाया गया है। तो ठीक है, इस मशीन का पहला और सबसे जरूरी पुर्जा है शिक्षा। यहीं से सब शुरू होता है। लेकिन यहीं पर मुझे संविधान में एक दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सा दिखता है। एक तरफ संविधान कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और फिर अगली ही सांस में वो कुछ खास वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की बात करता है। इस गुत्थी को संविधान कैसे सुलझाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही अनुच्छेद 15 का दिल है। इसमें एक पैटर्न दिखता है। पहले वो एक बड़ा सिद्धांत देता है, समानता का अधिकार, यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि कागज पर बराबरी दे देना काफी नहीं है। जिन लोगों को सदियों से दौड़ में पीछे धकेल कर रखा गया हो, उन्हें बाकियों के बराबर लाने के लिए सिर्फ सब बराबर हैं कहना काफी नहीं होगा। इसीलिए उसी अनुच्छेद में लेकिन लगाकर कुछ अपवाद जुड़े गए, जैसे अनुच्छेद 15(4) जो कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST समुदायों के लिए खास इंतजाम कर सकता है। अच्छा, यहीं से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण का दरवाजा खुलता है। ये भेदभाव नहीं है, बल्कि बराबरी लाने का एक जरिया माना गया। अच्छा, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसे असलियत में लागू करने का एक तरीका है। और जैसा कि हमारे दस्तावेज बताते हैं, ये सिर्फ सरकारी कॉलेजों तक ही सीमित नहीं रहा, इसका दायरा बढ़ाया गया है ना? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। बाद में एक संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसने आरक्षण के दायरे को सरकारी संस्थानों से खींचकर प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा दिया। प्राइवेट तक भी? हाँ, चाहे उन्हें सरकार से मदद मिलती हो या नहीं। हालांकि इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी गई है, क्योंकि उन्हें अपने संस्थान चलाने के खास अधिकार मिले हुए हैं। इसका मतलब था कि अब सकारात्मक कार्रवाई, मतलब अफर्मेटिव एक्शन, की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की भी होगी। और फिर इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, EWS कोटा। ये तो एक बड़ा वैचारिक बदलाव, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। अब तक आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन था, लेकिन EWS के साथ इसे पहली बार पूरी तरह से आर्थिक बना दिया गया। एकदम सही। अनुच्छेद 15(6) जिसे 2019 में जोड़ा गया, इसी बदलाव का नतीजा है। यह राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, EWS, के लिए 10% तक आरक्षण देने की शक्ति देता है। और ये मौजूदा आरक्षण के ऊपर है। हाँ, ये उसके ऊपर है। और ये पहली बार था जब संविधान ने साफ तौर पर आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार माना। इसने आरक्षण को लेकर चली आ रही दशकों पुरानी बहस को एक नया आयाम दे दिया। तो अगर शिक्षा के जरिए नींव रख दी गई, तो इसका अगला स्वाभाविक कदम ये सुनिश्चित करना है कि वो पढ़ाई एक बेहतर रोजगार में तब्दील हो सके। यहीं पर संविधान का फोकस क्लासरूम से सरकारी दफ्तरों की तरफ मुड़ता है। क्या यहाँ भी हमें वही समानता और फिर विशेष प्रावधान वाला पैटर्न दिखता है? बिल्कुल वही पैटर्न। अनुच्छेद 16 का पहला सिद्धांत है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी पाने में सबको बराबर का हक मिलेगा। लेकिन फिर ठीक अनुच्छेद 15 की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में किसी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, हाँ, तो वो उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। यहाँ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं।
ये आरक्षण को एक जरूरत के तौर पर पेश करते हैं, हक के तौर पर नहीं। यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी पाने यानी दरवाजे के अंदर कदम रखने तक सीमित नहीं है। ये प्रमोशन यानी दफ्तर के अंदर सीढ़ियां चढ़ने तक भी जाता है। इस पर तो अक्सर बहुत तीखी बहस होती है। हाँ, और इसी बहस को सुलझाने के लिए संविधान में एक और हिस्सा जोड़ना पड़ा। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आरक्षण सिर्फ शुरुआती नियुक्ति के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं। अच्छा। इस फैसले के असर को खत्म करने के लिए संसद ने अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा। अच्छा, ये साफ तौर पर कहता है कि अगर राज्य को लगे कि एससी और एसटी समुदायों का ऊंचे पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्हें प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से सिस्टम को कोर्स करेक्ट करने जैसा था। एक और शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, बैकलॉग। ये सुनने में किसी अकाउंटिंग की टर्म जैसा लगता है। ये है क्या भला? ये कोई कानूनी जुगाड़ है या एक सोची समझी व्यवस्था? इसे एक सोची समझी व्यवस्था ही कहेंगे। अनुच्छेद 14(4)(b) इसी के बारे में है। इसे ऐसे समझिए जैसे वीडियो गेम में आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है। अच्छा। मान लीजिए इस साल आरक्षित कोटे की 100 सीटें निकली, पर सिर्फ 70 ही भर पाईं। तो जो 30 सीटें खाली रह गईं, वो खत्म नहीं होंगी, वो बैकलॉग बनकर अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ओह, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जब अगले साल इन 30 सीटों को भरा जाएगा, तो उन्हें उस साल की नई भर्तियों से अलग गिना जाएगा। इससे ये पक्का होता है कि 50% आरक्षण की जो सीमा अदालत ने तय की है, वो टूटे नहीं। तो ये खाली सीटों को भरने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि शिक्षा की तरह नौकरियों में भी ईडब्ल्यूएस का प्रावधान उसी 130वें संशोधन से आया होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16(6) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण का रास्ता खोला। ये भी मौजूदा आरक्षण के अलावा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा ढांचा धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो हमने शिक्षा देख ली, नौकरी देख ली, लेकिन एक लोकतंत्र में जब तक आपकी आवाज उन कमरों में न गूंजे जहां देश के फैसले लिए जाते हैं, तब तक बात अधूरी है। यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर कैसे बनती है? यहाँ संविधान सीधे मुद्दे पर आता है। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड होंगे। हाँ, इसका मतलब यह है कि कुछ चुनाव क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है, जहां से सिर्फ उसी समुदाय का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। हालांकि वोट उस क्षेत्र के सभी लोग डालते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी यही मॉडल है? जी बिल्कुल, यही मॉडल। अनुच्छेद 332 यही व्यवस्था राज्यों की विधानसभाओं के लिए करता है। मकसद ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ये सिर्फ एक नौकरी या डिग्री का सवाल नहीं है, ये सत्ता में सीधी हिस्सेदारी का सवाल है। यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है और जो हमारे स्रोतों में भी है, वो ये है कि ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं बनाई गई थी। अनुच्छेद 334 एक टाइम लिमिट की बात करता है, मतलब ये एक अस्थायी इंतजाम था। ये जानना बहुतों के लिए हैरान करने वाला होता है। जी हाँ, मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत ये राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। सिर्फ 10 साल? हाँ, शायद संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि 10 सालों में सामाजिक बराबरी आ जाएगी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हकीकत उम्मीदों से बहुत अलग थी। इसीलिए हर 10 साल पर संसद में एक संशोधन लाकर इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाता रहा है। और अभी ये कब तक के लिए है? हाल ही में इसे 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सिस्टम है, शिक्षा, नौकरी, राजनीति। लेकिन इसे एक साथ जोड़े रखने के लिए, इसे चलाने के लिए कुछ नट बोल्ट भी तो होंगे, कुछ ऐसे प्रावधान जो इस पूरी मशीनरी को सहारा देते हैं, जैसे अनुच्छेद 335 जो संतुलन की बात करता है। ये तो एक तरह का संवैधानिक रस्साकशी, एक टग ऑफ वॉर है। एक तरफ प्रतिनिधित्व बढ़ाने का जोर, दूसरी तरफ ये चिंता कि कहीं काबिलियत से समझौता ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक रस्साकशी ही है। अनुच्छेद 335 कहता है कि एससी और एसटी के दावों पर विचार करते समय प्रशासनिक कार्यकुशलता यानी इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकार का कामकाज ठीक से चलता रहे। यह अनुच्छेद अक्सर बहसों और अदालती मामलों के केंद्र में रहता है। ये संविधान की उस कोशिश को दिखाता है जहां वो दो जरूरी लक्ष्यों, सामाजिक न्याय और कुशल प्रशासन के बीच एक संतुलन साधना चाहता है। और अगर इस संतुलन में कोई गड़बड़ी हो या इन वर्गों के हितों की अनदेखी हो, तो क्या कोई निगरानी करने वाला भी है, कोई वॉचडॉग? हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली वॉचडॉग हैं। संविधान ने 3 राष्ट्रीय आयोग बनाए हैं,
अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग भी। हाँ, और 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सिर्फ सलाह देने वाली कमेटियां नहीं है, इनके पास सिविल कोर्ट की ताकत होती है। सिविल कोर्ट की ताकत जी, ये किसी भी शिकायत की जांच कर सकते हैं, किसी को भी समन भेज सकते हैं और सरकार को इनके सुझावों पर जवाब देना पड़ता है। तो ये आयोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी पहचान की गई है। लेकिन ये पहचान करता कौन है? कौन तय करता है कि कौन सी जाति SC या ST की लिस्ट में आएगी और कौन सी नहीं? ये लिस्ट बनती कैसे है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब दिखाता है कि यह ताकत कितनी केंद्रीकृत है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति को? हाँ, राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर से सलाह करके एक सूची जारी करते हैं कि उस राज्य में कौन कौन सी जातियां और जनजातियां SC या ST मानी जाएंगी। और सबसे जरूरी बात, एक बार ये लिस्ट बन गई तो इसमें कोई भी बदलाव करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। सिर्फ संसद? मतलब राज्य सरकारें इसमें अपनी मर्जी से किसी को जोड़ या हटा नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में एक अनुच्छेद है जो हमारे स्रोतों में है और जो बाकियों से थोड़ा अलग है, अनुच्छेद 46। ये कोई सख्त कानून नहीं है बल्कि एक नीति निर्देशक तत्व है। तो ये क्यों जरूरी है? क्या ये इस पूरी व्यवस्था की आत्मा जैसा है? आत्मा शब्द बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो हिस्से हैं जिन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, एक गाइडिंग लाइट। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो कमजोर वर्गों, खासकर SC और ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उन्हें शोषण से बचाए। बिल्कुल, और उन्हें हर तरह के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाए। तो भले ही बाकी अनुच्छेद इस मशीन के पुर्जे हों, लेकिन अनुच्छेद 46 वो भावना है, वो वादा है जो इस पूरी मशीन को चलाने की वजह देता है। तो आज हमने देखा कि आरक्षण सिर्फ एक शब्द या एक नीति नहीं है, ये संविधान में बुना गया एक बहुत ही जटिल, परत दर परत और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। शिक्षा की नींव से लेकर नौकरियों की सीढ़ियों और राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक हर कदम के लिए एक संवैधानिक प्रावधान है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। प्रमोशन में आरक्षण का जुड़ना, EWS कोटे का आना, ये सब दिखाता है कि ये सिस्टम समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। इसके मूल में समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांत हैं, जिन्हें प्रशासनिक कुशलता जैसी व्यवहारिक चिंताओं के साथ संतुलित करने की लगातार कोशिश की जाती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण जैसे कई प्रावधानों को शुरू में अस्थायी माना गया था, जिनकी एक समय सीमा थी। हमारे स्रोत हमें इसका जवाब तो नहीं देते, लेकिन इस जानकारी की रोशनी में एक सवाल जरूर उठता है। इन अस्थायी प्रावधानों को हर 10 साल में लगातार बढ़ाते जाने का भारत में सकारात्मक कार्रवाई यानी एफर्मेटिव एक्शन को लेकर हमारे लंबे सामाजिक और राजनीतिक संवाद पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे ये एक स्थायी व्यवस्था के तौर पर देखी जाने लगती है?